प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में जो बहुत प्रचलित एक टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। लाइट से संबंधित ये चैप्टर है और वैसे तो लाइट में और भी कई चैप्टर है, लेकिन ये यहाँ से प्रारंभ होता है लाइट। तो आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे। आपको मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक छोटी से छोटी बातों को जानकारी दूं। फिर भी अगर कोई ऐसा लगे कि जो जानकारी मिस हो चुकी है, मतलब बताने के क्रम में, तो आप जो है निश्चित रूप से हमें जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि मैं आपको फिर से उसको नई वीडियो के जरिए आपको उसको बता सकूँ। तो आज हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला ही टॉपिक अगर आता है तो वो होता है लाइट। लाइट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश। प्रकाश ये एक सामान्य है जिसको हम लोग किसी भाषा में रोशनी कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के कई स्रोत हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है जो नेचुरल लाइट कहा जाता है। अगर हम लोग बल्ब जला करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश कहते हैं तो इसको आर्टिफिशियल लाइट भी कह सकते हैं। तो इस तरह के प्रकाश अगर पूछा जाए कि एक्चुअल में प्रकाश है क्या, तो आम बोलचाल की भाषा में कोई भी व्यक्ति होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हो, या फिर हमारे समाज का एक बड़े बुजुर्ग हो जो हमारे समाज में हिस्सा रहता है, तो उससे अगर आप पूछिएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं तो क्या कहेगा। शायद डिफाइन करना उनके लिए कठिन है। समझ तो हो रहे हैं लेकिन डिफाइन करना कठिन है। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं फिजिक्स में कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि प्रकाश क्या है, तो एक माध्यम है। माध्यम का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर माध्यम, वैसे माध्यम का मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ माध्यम का अर्थ ये हो गया कि जिस माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। जिस भी माध्यम से, अगर मतलब जिस भी माध्यम पर प्रकाश, वस्तु को देखने का जो जितना इम्पोर्टेंट हमारी आंखों का है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रकाश भी। जैसे अगर आंख स्वस्थ है और अगर प्रकाश यानी लाइट एब्सेंट है तो फिर हम वस्तु को नहीं देख पाते। और अगर आंख स्वस्थ नहीं है, मतलब अंधा है कोई, तो प्रकाश रहने पर किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसका अर्थ है कि दोनों का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। जिस प्रकार आंख हमारे लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी हमारे लिए जरूरी है। और वैसे भी अगर आजकल आर्टिफिशियल आंख पर बात हो रही है तो वो भी कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट पर ही चर्चा हो रही है कि प्रकाश के माध्यम से ही किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज प्रकाश का। तो प्रकाशीय माध्यम है क्या? तो प्रकाश क्या हो गया, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसी में एक टॉपिक फिर आता है क्या, किरण। किरण क्या है? किरण का अर्थ होता है कि किसी सरल या वक्र पथ पर जब प्रकाश गमन करता है, यानी कि प्रकाश जब गुजरता है तो उसी पथ को कहते हैं किरण। जो किसी भी एक दिशा में जा रहा है, या तो स्ट्रेट लाइन जा रहा है या कर्व लाइन में जा रहा है, लेकिन जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, किरण। फिर बात करें बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश पुंज का अर्थ हो गया कि जहाँ प्रकाश का एक गुच्छा, जैसे नंबर ऑफ स्टिक्स को अगर मिला लेते हैं मतलब तो क्या हो जाता है, झाड़ू बन जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ढेर सारा प्रकाश को आपस में एक साथ पैरेलल या फिर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रूप में देखते हैं तो वह भी क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज, यानी किरण पुंज। तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट का क्या हो गया, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज अगर पूछा जाए किसे कहते हैं तो कहेंगे, सरल भाषा में कहेंगे कि प्रकाश के गुच्छा को जो पैरेलल हो, डाइवर्जिंग हो, कन्वर्जिंग हो, जिस भी स्थिति में हो, लेकिन एक गुच्छा हो, एक नहीं कई सारे हों, तो उन्हीं को क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज को यहाँ तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक हो गया पैरेलल, दूसरा कन्वर्जेंट और तीसरा डाइवर्जेंट। बीम ऑफ लाइट में पैरेलल का अर्थ ये हो गया कि जो प्रकाश पुंज समांतर क्रम में हो, जो प्रकाश पुंज समांतर क्रम में हो उसी को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। मतलब अगर पूछा जाए समांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, तो कहेंगे जो प्रकाश समांतर क्रम में हो, जो प्रकाश का गुच्छा या पुंज जो है समांतर क्रम में हो उसी को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। बात करते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का अर्थ ये होता है कि जो प्रकाश किसी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या आती है, इसी को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। मतलब किसी एक पॉइंट पे आना,
कन्वर्जेंट मतलब सब कोई जो है एक सेंटर पे आता है। तो सेंटर क्या हो गया कि ये सेंटर पर ये यहाँ से भी लाइट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, मतलब कन्वर्जेंट अपसरित प्रकाश पुंज। फिर बात करते हैं क्या, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट से फिर अलग अलग डाइवर्ट होता है। डाइवर्ट का मतलब बिखर जाना। तो यहाँ से लाइट निकला और यहाँ से इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। तो ये सभी क्या जो है डाइवर्ट हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, 3। फिर से समझते हैं प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो कई सारे प्रकाश जब एक गुच्छा में समांतर क्रम में या डाइवर्जेंट में या कन्वर्जेंट में अगर जाए तो उसी को कहते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश पुंज। सरल भाषा में प्रकाश के झाड़ू को कहते हैं प्रकाश पुंज। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के, समांतर, उसके बाद यानी पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये 3 प्रकार के हुआ। समांतर में क्या हो जाएगा, सभी जो है एक सरल रेखा पे जाएगा, सभी प्रकाश रे के बीच में जो है एक समान अंतर होगा। फिर अगर बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट का, तो सभी प्रकाश पुंज एक बिंदु पर आएगा तो उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। और जब एक प्रकाश पुंज से सभी अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएगा तो इसी को कहेंगे डाइवर्जेंट। तो इस तरह से प्रकाश पुंज के 3 प्रकार। बात अब आता है छाया या शैडो। शैडो क्या है, शैडो का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, अर्थात उसको प्रकाश गुजर नहीं पाता है, तो उससे एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको कहते हैं शैडो, यानी कि छाया। छाया किसे कहेंगे, जब प्रकाश, ये जैसे प्रकाश यहाँ से निकल रही और ये प्रकाश जो है इसके सामने कोई एक वस्तु आ गई। अब ये वस्तु आ गई, इससे प्रकाश यहाँ से गुजर नहीं, जब नहीं गुजरती है तो ये इधर से निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। इससे यहाँ पर जहाँ से नहीं गुजरा, इससे ये एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण हुआ। ये जो अंधेरे क्षेत्र का निर्माण हुआ यहाँ पर, इसी को क्या कहेंगे, छाया या शैडो। तो छाया का परिभाषा क्या हो गया शैडो का, कि जब कोई प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उससे एक अंधेरे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात आ रही है फिर कि ये फिर अपारदर्शी वस्तु क्या है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो पदार्थ के यहाँ पर 3 हो गए। एक हो गया अपारदर्शी, दूसरा हो गया पारभासी और तीसरा हो गया पारदर्शी। अपारदर्शी का अर्थ हो गया कि जिससे प्रकाश नहीं गुजर सकता है उसको कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। जैसे कोई भी दीवार है कंक्रीट का, इससे इधर से प्रकाश गुजारे और ये प्रकाश रिफ्लेक्ट हो गया लेकिन उस पार नहीं जा सका, इसका मतलब हो गया कि वो वस्तु क्या है, अपारदर्शी। पारभासी क्या हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, उदाहरण में दीवार हो गया या कोई पहाड़ हो गया, इस तरह का कोई भी संरचना जिससे प्रकाश नहीं जा पाएगा उसी को कहते हैं पारदर्शी। पारभासी क्या हो गया, वह प्रकाश, वह पदार्थ जिससे प्रकाश गुजरता है लेकिन बहुत ही थोड़ी मात्रा में, इससे सामने जो पदार्थ है, वस्तु है जो जिससे गुजर जाता है, तो उससे हल्का हल्का लगता है कि कुछ है प्रतीत, लेकिन दिखता है स्पष्ट नहीं है, तो उसको कहते हैं पारभासी। जैसे उदाहरण के तौर पर घिसा हुआ कांच, मतलब एक कांच है जो इसको घिस दिया गया, स्क्रेचेज आ गए उस पर, अब क्या है, उससे जैसे प्रकाश गुजरना चाहेगा तो हल्का गुजरेगा और बाद बाकी नहीं गुजर पाएगा। तो हल्का गुजरने के कारण पीछे जो उसके उस पार में जो वस्तुएं हैं वो हल्का हल्का आभासी प्रतिबिंब बनाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हम ना पूरी तरह से देख पा रहे हैं ना पूरी तरह से कहेंगे कि नहीं दिख रहा है, तो इसी स्थिति को कहेंगे पारभास। तो तेल लगा हुआ कागज हो या घिसा हुआ कांच हो, इसके अच्छे उदाहरण। बात कर रहे हैं पारदर्शी का। पारदर्शी किसे कहेंगे, तो वह प्रकाश पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से गमन करता है, मतलब इस पार से उस पार आसानी से चले जाए। तो स्पष्ट रूप से जो एकदम साफ सुथरा कांच है उससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार चला जाता है, अर्थात हम कांच के इस पार से उस पार वस्तु को देख पाते हैं, तो इसका अर्थ क्लियर है कि वह क्या है, पारदर्शी, जिससे प्रकाश आसानी से इजीली जो है जा पाता है। तो इस तरह से प्रकाश पदार्थ की कितनी बातें
कितने प्रकार हो गए? अपारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी। अपारदर्शी में जिसमें प्रकाश नहीं जाएगा, पारभासी में थोड़ी मात्रा में प्रकाश जाएगा और पारदर्शी में आसानी से प्रकाश इस पार से उस पार वस्तु का चल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश। अब बात कर रहे हैं कि परावर्तन का नियम। अब थोड़ा सा टॉपिक पर आ रहे हैं। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था कि प्रकाश क्या है, अपारदर्शी, पारदर्शी, किरण इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है उसका लॉ क्या है, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले कुछ और चीज जानना होगा। सबसे पहले कोई कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। ये जो मैं छोटा छोटा इस समान सरल रेखा पर अंकन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये है रंगा हुआ, यानी रजतित या इसको कह सकते हैं पेंट किया हुआ। अब ये पेंट हुआ मतलब हो गया कि ये कांच पेंट अगर हो गया तो ये बन गया आईना, शीशा या मिरर। अब इससे जो ये प्रकाश आ रही है, इस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जिसका परिभाषा भी आसान है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है तो ऐसे प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर यहाँ से टकराने के बाद, चूंकि ये अपारदर्शी है, इस पार नहीं जा पा रही है, तो ये यहाँ से टकराने के बाद ये टकरा करके वापस हो गई, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का परिभाषा क्या हुआ कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराती है और टकरा करके वापस हो जाती है तो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। मतलब प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित। अब अगर प्रकाश एक एंगल से ना होकर के सीधा है तो इसी को कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। इसी को नॉर्मल या फिर अभिलंब कहते हैं। तो ये हो गया। अब है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। इसको ये साइन है कोण आई, क्योंकि इसको इंसिडेंस रे कहते हैं, तो इसको हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसलिए इसको आई से इंडिकेट करते हैं। फिर बात कर रहे हैं इधर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो एक 5 परिभाषा यहाँ मिलने को है। आपतित किरण किसे कहेंगे? प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो जिस वस्तु से टकराता है उस प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जब प्रकाश दूसरी दिशा में मुड़ जाता है तो उस मुड़ने वाली यानी टकरा कर जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जो उस पर लंब होता है, जो सीधी जो है प्रतिबिंब या किरण होती है, तो उसको कहते हैं अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। अब इसका नियम यहाँ से समझ में आएगा। नंबर 1, पहला नियम कहता है प्रकाश का परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल पर होता है। नंबर 1। नंबर दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इस प्रकार अगर ये 30 डिग्री होगा आपतन कोण, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 30 डिग्री। तो क्या हो गया? फिर से एक बार समझे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकरा करके जिस नियम के तहत जाती है उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसके निम्नलिखित 2 नियम है। पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक समतल पर होता है। नंबर दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
और प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है। अब जब हम लोग अपने आप को बस किसी आईने में देखेंगे तो निश्चित रूप से एक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि हमारी आकृति दिखेगी उसमें। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो जब कोई दर्पण से कोई प्रकाश आएगी किसी वस्तु स्रोत से और आकर के परावर्तित होकर के जब ये जहाँ से टकराएगी तो उससे मिलता जुलता जो है एक प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। इसी प्रतिबिंब को वास्तविक कहते हैं। जब ये कटान काल्पनिक होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? काल्पनिक। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब का डिफाइन किया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कटती है तो उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा कि जब प्रतिबिंब जो है इस तरह से जो है कटती हुई प्रतीत होती है, मतलब ये एक्चुअल में कटती नहीं है बल्कि कटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर से एक बार समझते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है कि जब हम आईना में किसी वस्तु को देखते हैं अर्थात उसके प्रतिबिंब को, तो वो तभी बनेगा जब क्या होगा कि उससे आपतित किरण और परावर्तन के बाद जब ये किरण टकरा करके जो किसी एक कटान पे कटती है तो उससे एक जो है छवि का निर्माण होता है। उसी को कहते हैं क्या? प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। जब ये आपतित किरण या परावर्तित किरण जो है वो कटती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में कटती नहीं है बल्कि कटती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि यहाँ पर कटना चाहिए लेकिन कटता नहीं। तो इससे जो एक इमेज, वर्चुअल इमेज जो बनता है उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बात करते हैं वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब निश्चित रूप से पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर से नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक बार फिर से वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होगा। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटानों से बनता है, यानी कि जब उससे आपतित और परावर्तित किरणें आपस में जब टकरा करके जो कटान बनाएगी उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक कटान होगा, तो उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में जब कल्पना के तौर पर कटान होगा तो उससे होगा काल्पनिक प्रतिबिंब। नंबर दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। नंबर तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब नंबर चौथा की बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है एक रियल इमेज है जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि दर्पण का। दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण, जिसको अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण तीन प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक हो गया गोलीय दर्पण और एक हो गया परवलयिक। समतल दर्पण हो गया प्लेन मिरर, गोलीय स्फेरिकल और ये पाराबोलिक।
बात करते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण में क्या होगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंडाकार वक्र के रूप में हो उसको कहेंगे परवलयिक दर्पण। स्फेरिकल मिरर फिर दो प्रकार का, एक हो गया कॉनकेव अवतल दर्पण और एक हो गया कॉन्वेक्स तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित हो, अर्थात वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या फिर जिसका आंतरिक भाग रचित हो। इसको थोड़ा सा और ऐसे समझते हैं कि सपोज ये एक गोला है, अब इसका अगर हम बाहर से इसको पेंट कर देते हैं तो इस तरह का जो दर्पण मिलेगा तो इसको कहेंगे अवतल दर्पण। अब यही गोला का अगर अंदर वाला भाग अगर पेंट कर दिए तो ये हो गया उत्तल दर्पण। तो दोनों का डिफाइन करना आसान है कि अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। या फिर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसे कहेंगे? तो जिस सतह से हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं परावर्तक सतह। और ये वाला जो भाग जो है, ये जो छोटी छोटी लाइन क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि ये भाग पेंट किया हुआ, मतलब एक ऐसा दर्पण ने इधर से पेंट कर दिया तो ये इसका परावर्तक सतह क्या हुआ? धंसा हुआ हो गया, तो समझ लेंगे क्या है अवतल दर्पण। अब ये दर्पण ने इसका अंदर से ही रंग दिया तो परावर्तक सतह उभरा हुआ हो गया या अंदर से रंग दिया गया तो उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। बहुत ईजी है याद रखना भी। दर्पण कितने प्रकार के होंगे? 3, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह एकदम प्लेन हो यानी समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो वह दर्पण जो किसी गोले का भाग हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। परवलयिक दर्पण किसे कहेंगे? वह दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह अंडाकार वक्र के रूप में हो, कर्व के रूप में हो, उसको परवलयिक दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग रचित अर्थात पेंट किया हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। वह दर्पण जिसका बाहरी भाग आंतरिक भाग रचित हो और बाहरी भाग या फिर परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण के कितने बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं ये जाना। उसके बाद छाया किसे कहते हैं उसको समझा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि परावर्तन के लॉ क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, फिर वस्तु कितने प्रकार होते हैं अर्थात पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से मैंने आज प्रयास किया है आप लोगों को प्रकाश के एक छोटा सा जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको एक सरल भाषा में बताने का कोशिश किया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको रखेंगे ताकि मैं इसको कोशिश करूँगा कि और से सरल भाषा में आप लोगों को समझाऊँ। और ये जो चैप्टर है ये अभी अधूरा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।